नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में हमारी समीक्षा अधिकारी की संस्कृति आईएएस की टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम लोग 140 क्वेश्चंस सामान्य अध्ययन के कवर करेंगे। यह हमारी 7वीं नंबर की टेस्ट सीरीज है। संस्कृति आईएएस की 7वीं नंबर की टेस्ट सीरीज है। हमने 1 से लेकर 6 तक टेस्ट सीरीज कवर कर ली है, जिसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे उपलब्ध है। चलिए, और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां इसका आपका एक्सप्लेनेशन सहित पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का जो स्थापना हुई थी, आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी 1815 में हुई थी। किसने करी थी? तो राजा राम मोहन राय ने करी थी। राजा राम मोहन राय ने की थी। तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना होती है 1839 में। 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी इसकी स्थापना। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1843 में। 1843 में इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी। एशियाटिक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना हुई थी 1784 में। इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स ने की थी। चलिए, तो बताना है कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आती है एशियाटिक सोसाइटी, तो 1784 में। तो पहला आपका हो जाएगा 4 नंबर। तो एक ही क्वेश्चन है जिसमें पहला आपका 4 नंबर है, तो यही आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। यही आपका ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन के दौरान, कांग्रेस बता रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन हुआ उसके दौरान प्रसिद्ध कथन खून का बदला, खून निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खून का बदला, खून का जो कथन दिया वो किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है अनुशीलन समिति से। अनुशीलन समिति से संबंधित है। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो वरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने की थी। 1907 में इसकी स्थापना होती है। 1907 में इसकी स्थापना होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डांस सोसाइटी के संदर्भ में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, डांस सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं, इनमें बताना है कौन सा कथन आपका सही है। पहला कथन है, यह स्वदेशी आंदोलन के समय क्रांतिकारियों का संगठन था। दूसरा कथन है, यह जो इस संगठन ने बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को फैलाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। तो इसमें कथन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें कथन आपका दूसरा सत्य है, पहला आपका कथन क्या है? असत्य है। पहला कथन आपका तो असत्य है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें एक अभिकथन दिया गया है, एक कारण दिया गया है। तो अभिकथन में कहा गया है कि बाल गंगाधर तिलक भारत के ऐसे व्यक्तित्व जिन्हें पत्रकारिता के कारण करने के कारण सजा हुई थी। कारण में है, इन्होंने अपने पत्र केसरी में रैंड एंड एस्ट की हत्या को उचित ठहराया था। उचित ठहराया था, इसमें सत्य क्या हो जाएगा आपका? तो आपका कथन दोनों सत्य हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं। इसमें क्या है, तो सजा कब हुई थी? तो 1882 में सजा हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें कथन दिए गए हैं 5, 3 कथन दिए गए हैं 5वें क्वेश्चन में। तो इसके अंतर्गत प्रांतीय विधायी परिषदों के आकार में कमी की गई। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय विधानमंडल को बजट पास करने के संबंध में अधिकार दिए गए। तो बताना है कौन सा कथन आपका करेक्ट है। तो इसमें पहला आपका कथन इनकरेक्ट है, बाकी दूसरे
और तीसरे कथन में आपको बिल्कुल सत्य है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा और तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड कब आया था? तो 1919 में जो अधिनियम आया उसे मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पत्र पत्रिकाएं एक तरफ दी गई हैं, एक तरफ लेखक और संपादक दिए गए हैं, उसमें बताना है कौन सा एक सही सुमेलित है। तो इसमें बताना है एक कौन सा आपका सही सुमेलित है। तो फ्री इंडिया कौन सी है? फ्री इंडिया या फ्री हिंदुस्तान? फ्री हिंदुस्तान जो पुस्तक है, पत्रिका है, किसने लिखा था? तो तारक नाथ दास ने लिखा था। तारक नाथ दास ने लिखा था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। किसने लिखा था? तारक नाथ दास ने लिखा था। इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा? तो इंडिया डिवाइडेड लिखा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इंडिया फॉर इंडियंस किसने लिखा था? तो ये चितरंजन दास ने लिखा था, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्या है? इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल किसने लिखा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था इंडियन स्ट्रगल। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, इसके तहत गांधी जी के द्वारा साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा करके नमक कानून को तोड़ा गया। दूसरा कथन है, इस यात्रा की तुलना अरविंद घोष ने नेपोलियन के पेरिस मार्च से की थी। इसमें कथन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा या दोनों करेक्ट हैं बताना है। तो इसमें आपके दोनों करेक्ट हो जाएंगे, दोनों आपके कथन करेक्ट हो जाएंगे। नमक जो सत्याग्रह हुआ था उसमें गांधी जी साबरमती से डंडी तक की पैदल यात्रा की थी, इससे नमक कानून तोड़ा गया था। इस यात्रा की तुलना अरविंद घोष ने नेपोलियन के पेरिस मार्च से की थी, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंधित निम्नलिखित तथ्यों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। चलिए, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 17 अक्टूबर 1940 में। 17 अक्टूबर 1940 में होता है। अगस्त प्रस्ताव कब आया? अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 8 अगस्त 1940 में आया। वर्धा प्रस्ताव कब आता है? तो वर्धा प्रस्ताव आता है आपका 14 जुलाई 1942 में। 14 जुलाई 14 जुलाई 1942 में। क्रिप्स मिशन कब आता है? क्रिप्स प्रस्ताव, तो क्रिप्स प्रस्ताव जो था द्वितीय विश्व युद्ध में सिंगापुर और रंगून के पतन के पश्चात आता है। सिंगापुर और जो रंगून होता है उसके पश्चात। तो क्रिप्स जो मिशन आता है वो आपका आता है 1927 में। 1927 में बनता है और 1928 में भारत को आता है, ये ध्यान रखना है। तो ये कब बना? तो इसका जो कालक्रम है उसको व्यवस्थित करना है। तो कालक्रम को व्यवस्थित करना है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 अगस्त, अगस्त के बाद अक्टूबर आता है, तो अगस्त प्रस्ताव सबसे पहले आता है, फिर आपका व्यक्तिगत, फिर आता आता है क्रिप्स 1927, फिर आता है आपका, फिर आता है आपका वर्धा। ठीक है, वर्धा आता है। चलिए, पर यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। जो क्रिप्स मिशन आता है, क्रिप्स प्रस्ताव, वो आता है आपका मार्च मार्च 1942 में, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, हमको ध्यान रहा साइमन कमीशन का। ये मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, क्रिप्स प्रस्ताव आता है, और वर्धा आता है जुलाई 1942 में, इसीलिए लास्ट में है, और आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभिकथन दिया गया है, एक तरफ कारण दिया गया है। अभिकथन में कहा गया है कि निम्न पुरा पाषाण काल को सोहन संस्कृति कहा जाता है। जो निम्न पुरा पाषाण काल की जो संस्कृति है उसको सोहन काल संस्कृति कहा जाता है। कारण में है, इसके उपकरण सर्वप्रथम सोन घाटी से प्राप्त हुए। नीचे के कोट में सही उत्तर का चयन करना है, तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा और आर क्या है, कारण आपका असत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक तरफ साहित्यिक रचनाएं दी गई हैं, एक तरफ रचनाकार दिया है। अष्टाध्यायी, मुद्रा रक्षक, मत्स्यकटिक और राजतरंगिणी। तो अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के कौन रचयिता हैं? अष्टाध्यायी के पाणिनि हैं, अष्टाध्यायी के पाणिनि है रचयिता।
और मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त हैं, और मृच्छकटिकम के शूद्रक हैं, और राजतरंगी के कल्हड़ हैं। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ऋग वैदिक काल के प्रशासनिक विभाजन का निम्नलिखित में से कौन सा सही काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, अनुक्रम है? तो सही अनुक्रम हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विशपति, ग्रामीणी और कुलप। विशपति, ग्रामीणी और कुलप आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और विशपति के पहले क्या आता है? तो विशपति के पहले आपका आएगा राजा, राजा के बाद आता है पुरोहित, फिर आता है आपका विशपति, विशपति, फिर आपका आता है ग्रामीणी, ग्रामीणी, फिर आपका आता है कुलप। ये याद रखना है, पूछे जा सकते हैं, वो पूछे जाते भी हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, चेर राजवंश के शासक उदयन, ठीक है, उदयन जेरल के द्वारा बनाई गई पाकशाला का संबंध किससे है? तो आपका संबंध किससे है? तो भोजन वितरण से है। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस समाज में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा प्रचलित थी। दूसरा कथन है, सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? तो करेक्ट आपका दोनों इनकरेक्ट हैं, दोनों, तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कैवल्य का संबंध जैन धर्म से है। दूसरा कथन है, प्रत्येक व्यक्ति कैवल्य प्राप्ति का अधिकारी है। कैवल्य प्राप्ति का अधिकारी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? डी, ऑप्शन डी एक करेक्ट है, दूसरा आपका इनकरेक्ट है। तो कैवल्य का संबंध जैन धर्म से बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ऑप्शन कथन दूसरा आपका इनकरेक्ट है। चलिए, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो महापरिनिर्वाण किससे है? तो बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उससे संबंध है, महापरिनिर्वाण से संबंधित है। चलिए, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कुशीनारा, कुशीनारा यूपी में हुई थी, कुशीनारा यूपी में। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन निम्नलिखित शासकों में से किसने मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया? किसने मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सिंचाई पर कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम जो सुल्तान था वो कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक तरफ लेखक दिए गए हैं, एक तरफ उनकी रचनाएं दी गई हैं। तो मिनहाज उस सिराज, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी और इब्न बतूता, इसमें इनकी कौन सी किसकी रचनाएं हैं? कौन किसकी रचनाएं? तो मिनहाज उस सिराज की जो की पुस्तक तबकात ए नसीरी है, तबकात ए नसीरी है। तो ये सुमेलित आपका नहीं है, तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। इसकी है पुस्तक, तो आपकी हो जाएगी तबकात, तबकात ए नासिरी। चलिए, अमीर खुसरो आशिकी, जियाउद्दीन बर्नी तारीख है फिरोज शाही, इब्न बतूता रहला। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दर्शन दिए गए हैं, एक तरफ प्रवर्तक दिए गए हैं। द्वैतवाद के कौन है? द्वैतवाद के आपके कौन हो जाएंगे? तो माधवाचार्य हैं, द्वैतवाद के माधवाचार्य हो गए। अद्वैतवाद के कौन हो जाएगा? तो शंकराचार्य अद्वैतवाद के थे, शंकराचार्य। और द्वैताद्वैतवाद के कौन है? तो द्वैताद्वैतवाद के निम्बकाचार्य हैं। और विशिष्ट द्वैतावाद के कौन है? तो रामानुजाचार्य हैं, रामानुजाचार्य। चलिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, मुगल कालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुगल काल में अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। इस काल में तनख्वाह के बदले दी जाने वाली जो भूमि को जागीर भूमि कहा जाता था। कौन सी? जागीर भूमि। तो आपका आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बी केवल आपका केवल टू करेक्ट है, आपका पहला आपका कथन इनकरेक्ट है। खालसा भूमि किसे कहा जाता था? तो खालसा भूमि कहते थे प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में जो थी उसे हम खालसा भूमि कहते थे। चलिए, अगला क्वेश्चन, मुगल काल में प्रयोग किया जाने वाला कोलज शब्द किससे संबंधित है? कोलज, कोलज शब्द किससे संबंधित है? तो आपका नियमित रूप से वर्ष में 2 बार की जाने वाली कृषि भूमि से संबंधित है कोलज। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है,
प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। दक्षिणी प्रायद्वीप के उत्तरी भाग का जो ढाल है पूर्व की ओर है। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां बेतवा, केन और सोन है। इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट हो जाएगा, केवल दो। जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय के उत्तरी भाग की जो ढाल की पूर्व, ये आपका गलत हो जाएगा। दक्षिणी प्रायद्वीप के उत्तरी भाग का जो ढाल है वो किधर है? उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है, ध्यान रखना है। बाकी उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं, वो बेतवा है, केन है और सोन है, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, वलित पर्वतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन कौन सा है? इन पर्वतों का जो निर्माण है वो अपसारी प्लेटों के संचलन के से लगने वाले संपीड़न बल के द्वारा होता है। दूसरा कथन है, भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है। दो कथन है, इसमें कथन आपका बताना है कौन सा आपका करेक्ट है। कथन आपका करेक्ट है तो दूसरा कथन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, केवल दो। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो इन पर्वत हैं, पर्वत कौन से हैं? अपसारी प्लेटों के संचालन से लगने वाले संपीड़न बल के द्वारा, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में स्थित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है। उत्तर से दक्षिण का जो सही क्रम है वो जवादी सबसे उत्तर में हो जाएंगी, फिर सेवराय हो जाएंगी, फिर आपकी नीलगिरी है, फिर अन्नामलाई सबसे लास्ट में। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी में ऑप्शन में आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवादी, सेवराय, नीलगिरी और लास्ट में आपका अन्नामलाई है, अन्नामलाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीलांग घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह घाटी उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। नीलांग घाटी जो है वो उत्तरी उत्तरकाशी जिले में स्थित है, गंगोत्री नेशनल पार्क में अवस्थित है। भारत चीन सीमा के निकट होने के कारण इसका सामरिक महत्व अधिक है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों इसके कथन क्या है? बिल्कुल करेक्ट हैं, दोनों इसके कथन करेक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रोहतांग दर्रा, तो यह बृहद हिमालय में भारत एवं पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर है, गलत है। इसमें अटल टनल का निर्माण हुआ है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और इसे हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, भी आपका करेक्ट है। तो दो आपके आंसर करेक्ट हैं, दूसरा और तीसरा आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घाघरा नदी के संदर्भ में दो कथन दिए हैं, बताना है कौन सा आपका करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। चलिए चलिए यह मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है, भी आपका करेक्ट है। तिला, सेती एवं बेरी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, भी आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है अभिकथन ए और कारण दिया गया है आर। बताना है कौन सा आपका करेक्ट है, कौन सा आपका करेक्ट है। तो काली मृदा कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, बिल्कुल करेक्ट है। इस मृदा में जैव पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है, आपका इनकरेक्ट है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, आर असत्य है। ठीक है, आर असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, प्रारंभिक जीविका जीविका निर्वाह कृषि के संदर्भ में बताना है। इस प्रकार की कृषि प्रायः पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है, आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रकार की कृषि को छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोडू कहा जाता है, आपका इनकरेक्ट है। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? केवल एक आपका करेक्ट, ए आंसर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है, इसमें मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में किया जाता है, विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। और कारण में दिया गया है इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं एवं पेंट बनाने में किया जाता है, भी आपका करेक्ट है। तो करेक्ट तो दोनों है बट सही व्याख्या नहीं करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के जलप्रपात दिए गए हैं एक तरफ और एक तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो आपका पड़ेगा कर्नाटक में, शिव समुद्रम कर्नाटक में है। हुंडरू कहाँ है? तो हुंडरू है आपका झारखंड में। चचाई कहाँ है? आपका चचाई है मध्य प्रदेश में। और डुडुमा कहाँ है? तो उड़ीसा में है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हीराकुंड परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए गए हैं। पहले कथन में कहा गया है कि यह महानदी पर स्थित देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है।
हीराकुंड, यह मानव निर्मित विश्व का सबसे लंबा बांध है, तो इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है। तो हीराकुंड बांध विश्व का मानव निर्मित सबसे लंबा बांध है, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन पहला आपका ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। पहला आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है। चलिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण जो कांची परियोजना है। ठीक है, बिल्कुल सही। चलो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, ये सबसे बड़ी परियोजना नहीं है, इसीलिए इनकरेक्ट है। महानदी पर तो स्थित है, लेकिन ये सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। सबसे बड़ी जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो भाखड़ा नागल है। सबसे बड़ी जो है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, सबसे बड़ी जो है, सबसे बड़ी वो भाखड़ा नागल है, भाखड़ा नागल है। इसीलिए पहला वाला आपका इनकरेक्ट था। भाखड़ा नागल कहाँ है, तो भाखड़ा नागल है आपका सतलज, सतलज नदी पे स्थित है, सतलज नदी पे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है बताया गया है। एक तरफ पवन दिए गए हैं, एक तरफ उनके स्थान दिए गए हैं। चलिए, बोरा, बिल्जा, जोंडा, सांताना। बोरा, बिलजार्ड, आपका जोंडा और सांताना, स्थान कौन सा है, पवन। ठीक है, पवनों के स्थान कौन से हो जाएंगे, तो बोरा कहाँ, तो बोरा आपकी इटली में है, बिल्कुल सही है। बिलजार्ड कहाँ है आपका, तो साइबेरिया में पड़ती है, तो ऑप्शन यही आपका इनकरेक्ट सम्मिलित हो जाएगा। कहाँ है आपका ये, साइबेरिया। जोंडा कहाँ है, तो जोंडा आपका अर्जेंटीना में है, सांता अन्ना कैलिफोर्निया में है, ये ध्यान रखना है। सिसिली जो पवन स्थान है, सिसिली में कौन सी बहती है, सिसिली आपकी सिरोको, सिरोको पवन बहती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश है, सर्वाधिक उत्पादक देश है। चलिए, अगला क्वेश्चन। एक तरफ राजधानियां दी गई हैं और एक तरफ उनके देश दिए गए हैं, बताना है। नैरोबी कहाँ की राजधानी है, तो नैरोबी केन्या की राजधानी है। ओस्लो कहाँ की राजधानी है, ओस्लो किसकी राजधानी है आपकी, तो ओस्लो हो जाएगी नॉर्वे की। और वेलिंगटन कहाँ की राजधानी, किसकी राजधानी है, तो न्यूजीलैंड की है। और कोपेनहेगन कहाँ की है, तो डेनमार्क की है। इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय महासागरों में जो गहराई 300 से 1000 मीटर वाले भाग जहां लवणता में तीव्र परिवर्तन होता है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं भाई साहब बताइए। उस क्षेत्र को कहते हैं हेलोक्लाइन, हेलोक्लाइन। यूरोप की रूर नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा आपका करेक्ट है। यह नदी फ्रांस और जर्मनी की सीसा निर्धारित करती है, सॉरी सीसा बता रहे हैं, सीमा निर्धारित करती है, सीमा निर्धारित करती है। तो क्या ये करेक्ट है आपका, तो या क्या ये करेक्ट है, बताना है आपका। तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। इस नदी बेसिन के क्षेत्र को जर्मनी का औद्योगिक हृदय स्थल कहा जाता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रूर नदी है वो राइन नदी, बल्कि राइन नदी फ्रांस, मतलब यहाँ पे जो है फ्रांस और जर्मनी को जो सीमा बनाती है वो राइन नदी है। कौन सी है, राइन नदी। जो राइन नदी है वो फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है, फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए, तो यह जलवायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर पूर्वी किनारों में 20 से 45 अंशों के मध्य पाई जाती है, इनकरेक्ट आपका हो जाएगा। इनकरेक्ट हो जाएगा, किसमें पाई जाती है, 5 से 30। यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 30 हो जाएगा। ये यह जलवायु प्रदेश व्यापारिक हवाओं की पेटी के अंतर्गत आता है, ये आपका करेक्ट है। यह जलवायु दक्षिण अमेरिका में ब्राजील के तटीय क्षेत्रों, अफ्रीका में इथियोपिया में पाई जाती है, भी आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 और 3। चलिए, उत्तर प्रदेश में कर्मा नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा आपका कथन आपका करेक्ट है, कौन सा कथन करेक्ट है। तो यह बुंदेलखंड का प्रमुख नृत्य है, आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसे सोनभद्र और मिर्जापुर के खरवार आदिवासी जो लोगों द्वारा खरीफ फसल के बोने के बाद होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, कर्मा नृत्य, ध्यान रखना है। तो ये फसल नृत्य है, फसल बोने के समय होता है, ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन। फसल के समय कौन सा नृत्य किया जाता है, तो कर्मा नृत्य कौन करता है, सोनभद्र मिर्जापुर के खरवार जनजाति करती है। दूसरा कथन है,
इसे पर्यावरण के प्रतीक के रूप में खरीफ फसल बोने के पश्चात किया जाता है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा घास स्थल सही सुमेलित नहीं है? सवाना कहाँ है? सवाना आपका अफ्रीका में है, करेक्ट है। कंपोज कहाँ है? कंपोज आपका ब्राजील में है, भी करेक्ट है। पंपास कहाँ है? तो पंपास आपका पंपास लानोस का है, तो लानोस आपका वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में है। ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। पंपास कहाँ है? तो पंपास का उरुग्वे और अर्जेंटीना, यहाँ पे अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में भी पाया जाता है और उरुग्वे में भी पाया जाता है और ब्राजील में भी। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान आपके सवाना, कंपोज और लानोस हैं। जो बाकी जो पंपास है शीतोष्ण घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय। पंपास प्रेरीज आपका उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। वेल्स आपका दक्षिण अफ्रीका में है। स्टेपी आपका मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में है। आप इसका विस्तृत देखना हो एक्सप्लेनेशन तो टेलीग्राम चैनल पे इसका एक्सप्लेनेशन की पीडीएफ हम डाल देंगे, वहां से आप उसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं वहां से आप। ठीक है, चलिए उस्ताज हंगरी में पड़ती है, उस्ताज इंपॉर्टेंट है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है और कैंटरबरी न्यूजीलैंड में है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचलन सुरक्षा नीति 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें बताना है, कथन दिए गए हैं दो, इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा? इसके तहत ड्रोन का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, यह भी करेक्ट है। ड्रोन संचालन के लिए राज्य में रेड, येलो और ग्रीन जोन बनाए जाएंगे, ये भी आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं राजकुमार विश्वकर्मा को, राजकुमार विश्वकर्मा बने हैं। चलिए, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में पार्टनर कंट्री के रूप में सहयोग किया है? पार्टनर कंट्री के रूप में सहयोग किया है वियतनाम ने, वियतनाम ने। चलिए, सेमीकॉन इंडिया 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। इसके तहत 1 ट्रिलियन का एक विशेष अनुसंधान कोष भी बनाया गया है, अनुसंधान कोष भी बनाया गया। तो इसमें कथन कौन से आपके करेक्ट हो जाएंगे? तो इसमें करेक्ट हो जाएगा सिर्फ केवल ऑप्शन 2। ठीक, ये करेक्ट है, बाकी ये आपका इनकरेक्ट है। कहाँ बनाया गया है? इसका आयोजन आपका हुआ है ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। सेमीकॉन इंडिया का आयोजन जो हुआ है ग्रेटर नोएडा में हुआ है। इसमें 1 ट्रिलियन का विशेष अनुसंधान जो कोष है वो भी बनाया गया है। चलिए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह डिजिटल लेन-देन के मामले में प्रथम स्थान पर है। यह शीरा, अल्कोहल और एथेनॉल उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। बताना है आपका कौन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है? सी इसका करेक्ट, दोनों इसके ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2024 के अनुसार राज्य में राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर के गठन का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में किन जिलों को राज्य राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है? कौन से हो जाएंगे? तो लखनऊ तो है ही है, सीतापुर भी है, लखनऊ है, सीतापुर भी है और हरदोई भी है और रायबरेली भी है। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएंगे, चारों आपके हैं, चारों आपके। तो इसमें एससीआर में 6 टोटल जिले हैं, टोटल 6 जिले हैं। तो इसमें लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली और एक जिला है उन्नाव, उन्नाव है। और छठवां जिला आपका पड़ेगा बाराबंकी, बाराबंकी। तो एससीआर में ये 6 जिले जिले टोटल शामिल हैं, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई और रायबरेली। सबसे ज्यादा क्षेत्र हरदोई का शामिल है एससीआर में, सबसे कम पूछा जाए तो लखनऊ का शामिल है, सबसे कम क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है 47, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना की घोषणा की गई है? बायोप्लास्टिक पार्क की घोषणा की गई है लखीमपुर खीरी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना लखीमपुर खीरी में की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो कानपुर में किया गया है। तो यूपी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है।
गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कानपुर में किया गया है, दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा, क्योंकि ये एशिया से है, एशिया में सबसे बड़ा स्थान रखता है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किया गया है? तो आपका हो जाएगा गोरखपुर में किया गया है। चलिए, फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका प्रयागराज में किया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया जलधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह क्यूरोसिरो जलधारा की एक शाखा है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। और यह जलधारा मोजावे एवं सोनोरन मरुस्थल के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारकों में से एक है, भी आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिकथन ए और कारण दिए गए हैं, इसमें बताना है आपका कौन सा करेक्ट है। चलिए, अवसादी चट्टानें खनिज संसाधनों की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। इन चट्टानों में अत्यधिक मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं, भी आपका करेक्ट है, इसीलिए महत्वपूर्ण होती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा और सही व्याख्या भी कर रहा है, सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा रंग का प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? तो आपका क्या हो जाएगा? नीला रंग भी सहायक होता है और लाल रंग भी सहायक होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, इनमें अनेकों जीव समुदाय के उपभोक्ता तथा अपघटक शामिल हैं, करेक्ट क्या आपका हो जाएगा? करेक्ट केवल दूसरा करेक्ट है, आपका पहला इनकरेक्ट है, तो केवल दो ऑप्शन बी में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अभिकथन में दिया गया है समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को होप स्पॉट्स की संज्ञा प्रदान की गई है। कारण में कहा गया है कि भारत में न्यू मूर द्वीप को होप स्पॉट्स के रूप में चिन्हित किया गया है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? ए करेक्ट है, किंतु आर क्या है आपका? असत्य हो जाएगा। आर क्या है आपका? असत्य हो जाएगा। न्यू मूर द्वीप में क्या है? बंगाल की खाड़ी में भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है, जिसके कारण इस पर अधिकार को लेकर दोनों के बीच उठे विवाद को चलते लोगों दोनों देश के बीच बांट दिया गया है। भारत के हिस्से में आए इस द्वीप का अधिकांश भाग जलमग्न अवस्था में है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र और राज्य, तो मन्नार, मन्नार आपका कहाँ पड़ेगा? तो मन्नार की जो खाड़ी है वो आपकी पड़ेगी तमिलनाडु में, मन्नार की खाड़ी पड़ेगी आपकी तमिलनाडु में। सिमलीपाल, सिमलीपाल आपका पड़ेगा, सिमलीपाल उड़ीसा में पड़ेगा, सिमलीपाल आपका पड़ेगा उड़ीसा में। नंदा देवी, नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ेगा, और कंचनजंगा आपका सिक्किम में पड़ेगा, कंचनजंगा आपका सिक्किम पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो एक आपका 3 है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए, और भी देख लेंगे, जैसे नीलगिरी भी तमिलनाडु में केरल और कर्नाटक की सीमा पे है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, और नोकरेक मेघालय में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, और नाइन डिग्री ग्रेट निकोबार में है, अगस्तमलाई तमिलनाडु केरल में है, कंचनजंगा सिक्किम में देख लिया हमने, अचान कमार अमरकंटक ये आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पे है। अगला क्वेश्चन है कथन कारण से, लाइकेन वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं, ये अभी कथन में है, और कारण में कहा गया है तो आपका सत्य है। वायु प्रदूषण के कारण इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, आपका गलत है, कमी होती है। जब वायु प्रदूषण होता है तो इनकी संख्या में कमी हो जाती है, तो आर क्या असत्य हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिकथन और कारण, फिर क्वेश्चन आ गया, एक अभिकथन में कहा गया है कि धातुओं से आवेश का जो क्षरण जीव शरीर से होकर धरती में हो जाता है, धरती में हो जाता है, तो आपका एक क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। और कारण क्या है? तो धातु और जीव शरीर दोनों ही विद्युत के अच्छे चालक हैं, अभी आपका करेक्ट है, इसीलिए क्षरण होता है। तो व्याख्या भी कर रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, दोनों सही और व्याख्या भी कर रहे हैं। चलिए, अर्धचालकों से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तापमान बढ़ने पर इसकी प्रतिरोधकता होती है वो बढ़ जाती है, प्रतिरोधकता आपकी बढ़ जाती है। दूसरा है, अशुद्धियां मिलाने पर इसकी चालकता बढ़ जाती है।
अशुद्धियां मिलाने पर इसकी चालकता बढ़ जाती है। तो ये आपका तो करेक्ट है ऑप्शन, और कथन एक आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। 1 मिनट, हाँ प्लीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपकरण दिए गए हैं और आविष्कारक दिए गए हैं। टेलीग्राफ का आविष्कारक किसने किया था? टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स व्हिटस्टोन ने किया था। और टेलीफोन का एंटोनियो मेजुची ने किया था। और वेतार के तार का जेसी बोस ने किया था। और टेलीविजन का लॉन जॉन लॉगी वेयर्ड ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। फैक्स मशीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें सिग्नल को प्रेषित करने के लिए टेलीफोन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कथन है, यह गतिशील वस्तुओं का प्रतिबिंब प्रदान करता है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? केवल एक करेक्ट हो जाएगा, केवल एक आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी दूसरा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपकरण और प्रयोग दिए गए हैं। एटमोमीटर किसके प्रयोग में होता है? एटमोमीटर जो है वो किसके प्रयोग में किया जाता है? तो वाष्पीकरण मापक जो होता है उसके प्रयोग में किया जाता है, भी आपका करेक्ट है। एंटीनोमीटर किसमें प्रयोग किया जाता है? सौर विकिरण, सौर जो है विकिरण मापक में, सौर विकिरण मापन मापक में। तो आपका यही आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ये आपका इनकरेक्ट है। कैथोटोमीटर ऊंचाई मापक, और क्रेस्कोमीटर जो कैस्कोग्राफ है वो पौधों की वृद्धि के मापन में किया जाता है। और विद्युत आवेश का जो मापक है वो इलेक्ट्रोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिमाण सही रहेगा? परिणाम जो है वो सही रहेगा। तो आपका वस्तु का जो भार है वो शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। तो आपका ये बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सी घटना न्यूटन के गति के तृतीय नियम को पुष्टि नहीं करती है? पुष्टि नहीं करती है। तो जो पेड़ की टहनियां को हिलाने से जो फल गिरता है वो न्यूटन का तृतीय नियम की पुष्टि नहीं करता। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, न्यूटन का जो थर्ड नियम है वो कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, अभिकथन और कारण से। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर पेटिका को ऊपर रखा जाता है। क्यों? कारण क्या दिया गया है? तो नीचे की गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर उठती है। तो क्या एक सही है? तो क्या ये आपका करेक्ट हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, और दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं। चलिए, लैक्लांसे सेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लैक्लांसे सेल पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बताना है कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन सी से पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, आपका कथन सही नहीं है, इनकरेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन। श्वेत फास्फोरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। श्वेत फास्फोरस के, यह विषैला होता है, बिल्कुल करेक्ट है। श्वेत फास्फोरस विषैला होता है, और यह अंधेरे में चमकता है, भी आपका करेक्ट है। लेकिन ये आपका इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो पेट्रोलियम शोधन में किया जाता है, तो मार्जक में किया जाता है, और संचायक बैटरियों में किया जाता है। और संचायक मतलब स्टोरेज जो बैटरियां होती हैं, और वर्णकों के मध्यवर्तियों के उत्पादन में किया जाता है, दोनों में किया जाता है। मतलब प्रोडक्शंस ऑफ इंटरमीडिएट्स ऑफ पिगमेंट और डिटर्जेंट इंडस्ट्री, और पेट्रोलियम जो रिफाइनिंग होती है, और स्टोरेज बैटरीज में, चारों में किया जाता है। तो ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक संघनन बहुलक है? संघनन बहुलक है मतलब कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर कौन सा है आपका? तो नाइलॉन जो है वो जो संघनन बहुलक है, नाइलॉन। और ये जो पॉलीथीन, टफलॉन और ये सभी हैं, ये आपके संघलक जो योजक जो कौन से हैं? योगज, योगज आपके हो जाएंगे, ठीक है, बहुलक हो जाएंगे। पॉलीथीन ये सभी। पॉलिस्टर संघनक है, मतलब कंडेंसेशन है पॉलीमर। और पॉलिस्टर हो गया, नोलेक हो गया आपका। दूसरा कथन और कारण से है, साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता है। कारण क्या है? कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। क्या करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, और व्याख्या भी सही कर रहा है।
साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता है, क्यों? क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन होते हैं। अगला है क्षार अम्ल और उसका प्रयोग, बताना है कौन सा आपका कथन सही नहीं है। तो कास्टिक सोडा साबुन बनाने में प्रयोग होता है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। कैल्शियम ऑक्साइड लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, यहाँ पे लीचिंग लिखा है, ये ब्लीचिंग है, ठीक, ब्लीचिंग, यहाँ पे देख लीजिएगा, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लराज बनाने में प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है, किसमें? पेट्रोलियम शोधन में। फोटोग्राफी में क्या यूज करा जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे कांच पर उत्कीर्ण किया जा सकता है? किससे कांच पर उत्कीर्ण किया जा सकता है? हीरे से किया जा सकता है, बिल्कुल, और हाइड्रोफ्लोरिक जो एसिड है उससे किया जा सकता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बाकी इन दोनों से नहीं किया जा सकता जी। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, बिल्कुल करेक्ट है। गैसोहॉल बेंजीन तथा अल्कोहल का मिश्रण है, आपका गलत है। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, बिल्कुल करेक्ट है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1, 3 और 4। दूसरा है, बैक्टीरिया से संदर्भ में बताना है। ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ये अपने भोजन के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रोटोजोआ के संदर्भ में बताना है, तो ये हवा, जल, मिट्टी में पाए जाते हैं, क्या करेक्ट है? हवा, जल, मिट्टी में पाए जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ये रोगाणुजनक होते हैं, बिल्कुल सही है। इनका उपयोग खाना बनाने में होता है, बिल्कुल करेक्ट है। ये प्रतिजैविक होते हैं, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है 26, एक तरफ पादप दिए गए हैं, एक तरफ वर्ग दिया गया है। यूलोथ्रिक्स, स्फैगन, स्फैगनम और इक्विसिटम और पाइनस। तो यूलोथ्रिकिस किस में है? यूलोथ्रिकिस आपका हो जाएगा शैवाल, स्कैनम का मांस हो जाएगा, इक्विसिटम आपका टेरिडोफाइट और पाइनस हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उभयचर से। उभयचर के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। इनकी त्वचा सल की युक्त होती है, इनकी त्वचा जो है सल की युक्त होती है, आपका गलत है, यही आपका गलत हो जाएगा। करेक्ट कौन से हैं? इनमें श्वसन प्लोम, फुफ्फुस और त्वचा तीनों के द्वारा होता है, बिल्कुल करेक्ट। इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, 3 जो चैम्बर होते हैं। इनमें बाह्य निषेचन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ये भी आपका करेक्ट है। यकृत के संदर्भ में बताना है, यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बिल्कुल सही है। यकृत जो है, लीवर, वो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल करेक्ट है। इसकी कोशिकाओं से पित्त रस स्राव होता है, ये भी आपका करेक्ट है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, पित्ताशय जो है, जो स्राव होता है वो यकृत से होता है, लेकिन बनता कहाँ है? तो पित्ताशय की यकृत नलिकाओं से मिलकर एक मूल पित्त वाहिनी बनाती है, ध्यान रखना है। अगला है कुल और एक पौधे हैं। तो क्रूसीफेरी किस कुल का पौधा है? इसमें बताना है कौन सा नहीं है, मतलब इसमें सही बताना है कौन सा नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो यह तो आपका सही हो जाएगा, क्रूसीफेरी आपका फूल गोभी, मालवेसी भिंडी, लिगुमिनेसी इमली और कंपोजिटी आपका नींबू, ये आपका इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। कंपोजिटी क्या है? तो सूरजमुखी, सलाद, जीनिया, जंगली भंगरा, ये सभी आपके कंपोजिटी हैं। नींबू किसका है? तो नींबू है आपका रुटेसी, रुटेसी कुल का पौधा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधों में निषेचन के बाद युग्मनज के निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? इसका होता है, तो भ्रूण का निर्माण होता है, एम्ब्रियो। बबल बेगी रोग, बबल जो बेबी रोग है, बबल बेबी रोग इस नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि रोगग्रस्त शिशु का उपचार
जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है? आपका बिल्कुल करेक्ट है, सी। इसीलिए बबल बेबी रोग को इस नाम से क्यों जाना जाता है? इसलिए जाना जाता है क्योंकि इससे जो ग्रस्त रोग होते हैं उनका उपचार जो होता है जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है। दो कथन है इसमें। पहला कथन है, पहला आपका कथन है, हिमालय से दूर पूर्व में पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। आपका गलत है। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। बिल्कुल करेक्ट है। कम वर्षा जो उत्तर प्रदेश में होती है वो मथुरा में सबसे कम होती है, कम वर्षा होती है। गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है। आपका बिल्कुल करेक्ट है। कम वर्षा यूपी में मथुरा जिले में होती है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा केवल दो। अभिकथन और कारण दिया है। उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा एवं अलीगढ़ प्रमुख बाजार उत्पादक जिले हैं। प्रमुख बाजार उत्पादक जिले हैं। बिल्कुल करेक्ट है। ये क्षेत्र आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में आते हैं। ये आपका इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उनके उत्पादों का उचित दाम दिलाने के लिए कौन से स्थान या स्थानों पर कृषि पार्क की स्थापना की गई है? कृषि पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो आपका हो जाएगा सहारनपुर में और लखनऊ में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और कहाँ की गई है? तो हापुड़ में भी की गई है और वाराणसी में की गई है। हापुड़ हापुड़ और वाराणसी में भी की गई है। 4 जिलों में की गई है। लखनऊ, सहारनपुर, हापुड़, वाराणसी में कृषि पार्क स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली गोमती नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन, यह पीलीभीत जिले में स्थित पन्नौली फुलहर ताल से निकलती है। पन्नौली फुलहर ताल से निकलती है। बिल्कुल करेक्ट है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है। सबसे प्रदूषित नदी है भी आपका करेक्ट है। यह कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। इनकरेक्ट है आपका। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी धातुएं मिर्जापुर में पाई जाती हैं? मिर्जापुर में कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? तो आपका एंडालुसाइट और डोलोमाइट, ये ऑप्शन 20 की करेक्ट हो जाएगा। मिर्जापुर में ये पाई जाती है। और बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, डोलोमाइट, ये सभी भी मिर्जापुर में पाई जाती हैं। चलिए अगला 87 नंबर क्वेश्चन है। वन्य जीव या पक्षी अभ्यारण्य पक्षी विहार का स्थान पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ है? तो आपका पड़ेगा गोंडा में। कैमूर, चंद्रप्रभा आपका पड़ेगा चंदौली में। पटना पक्षी विहार कहाँ पड़ेगा? तो एटा में पड़ेगा। पटना, पटना एटा। कैमूर आपका पड़ेगा माँ से मिर्जा, कैमूर माँ से मिर्जापुर। तो ये ध्यान रखना है। चंद्रप्रभा, चंद्र से चंदौली, चा से चंदौली। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो एक आपका 3 हो जाएगा और बी का आपका 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 88 उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 11.4 भाग पर वन है। क्या है करेक्ट है या आपका गलत है? वन कितने भाग में है? तो वन आपका क्षेत्रफल में है। तो वन का कुल भाग है 6.14%। लखीमपुर खीरी अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी जो है वो अति सघन वाला क्षेत्रफल में आता है। सर्वाधिक वन किस में पाए जाते हैं? तो सोनभद्र, फिर खीरी, फिर मिर्जापुर, फिर पीलीभीत आता है। लेकिन अति सघन पूछा जाता है तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा। लेकिन सर्वाधिक में आपका दूसरे स्थान पर लखीमपुर खीरी आता है। अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन 34। ऑप्शन 34। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों को बढ़ते क्रम में बताना है, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी आजमगढ़, गाजियाबाद, मुरादाबाद, प्रयागराज। चलिए। ग्रीन राइजिंग पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी शुरुआत कॉप 27 शिखर सम्मेलन में की गई। इसकी जो ये आपका गलत है। इसका उद्देश्य युवाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावशाली पर्यावरण कार्यों में शामिल करना है। आपका सही है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाँ, इसकी शुरुआत कॉप 28 में हुई थी। कॉप 28 में।
ये ध्यान रखना, COP28 जो कि 2023 में हुआ था। पद्म पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, हस्तियों पर विचार करना है। बिंदेश्वर पाठक, एम फातिमा बीबी, एम वेंकैया नायडू, श्री राम नाईक। तो पद्म पुरस्कार 2024 बताना है। चलिए, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन दो इसमें करेक्ट है। कौन से? बिंदेश्वर पाठक को मिला है, बिंदेश्वर पाठक, और एम वेंकैया नायडू को मिला है, एम वेंकैया नायडू को मिला है। तो ऑप्शन दो आपके करेक्ट है। फातिमा बीबी और श्री राम नाईक को मिला है पद्म भूषण। क्या मिला है इन दोनों को? इन दोनों को मिला है पद्म भूषण। चलिए, मिथुन चक्रवर्ती को भी पद्म भूषण मिला है, और सीताराम जिंदल को भी पद्म भूषण मिला है। पद्मश्री किसको मिला? तो खलील अहमद और रामचेत चौधरी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ में गंगा किनारे बसे स्वच्छ नगरों को शीर्ष में निम्न की ओर व्यवस्थित करना है, शीर्ष से निम्न की ओर। तो पहले, सबसे पहले हो जाएगा आपका वाराणसी, सबसे पहले आपका वाराणसी हो जाएगा, फिर आपका प्रयागराज हो जाएगा आपका, फिर आपका हो जाएगा बिजनौर, फिर आपका हरिद्वार चौथे नंबर पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन। दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसका विकास NHPC लिमिटेड द्वारा किया गया, इसके स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया? तो टेलर स्विफ्ट को किया गया। प्रवाह पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी शुरुआत वित्त मंत्रालय द्वारा की गई, इसकी शुरुआत वित्त मंत्रालय द्वारा की गई, नहीं, गलत है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति या संस्था लाइसेंस या विनियामक अनुमोदन प्राप्त कर सकता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका इसकी जो शुरुआत होती है वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो शक्तिकांत दास हैं के द्वारा प्रवाह पोर्टल का शुभारंभ किया गया था, RBI के द्वारा किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है 2000 सितंबर 2024 से चौथे ग्लोबल रीन्यूएबल एनर्जी मीट एंड एक्सपो में समग्र श्रेणी में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है, अवरोही क्रम। तो गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित में किन्हें गगनयान मिशन हेतु नामित किया गया? तो प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला, चारों लोगों को किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में आर्द्र भूमियों पर विचार करना है। नंजरायण पक्षी अभयारण्य, तवा जलाशय और काजू वैली पक्षी अभयारण्य, काजू वैली पक्षी अभयारण्य। तो इसमें बताना है, आपका करेक्ट हो जाएगा, तीनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। ये आर्द्र भूमियां हैं, आर्द्र भूमियां हैं, रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। सैन्य अभ्यास दिए हैं, एक तरफ शामिल देश दिए गए हैं। एक्स विनवैक्स 2023, भारत और वियतनाम, भारत और वियतनाम। खंजर, खंजर भारत और किर्गिस्तान। समुद्र लक्षण, समुद्र लक्ष्मण, समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया। और तरकस भारत और अमेरिका। एक आपका दूसरा, ये आपका सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बताना है क्या करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, मिश्रित है। इनमें केवल सार्वजनिक क्षेत्र विद्यमान है, ये गलत है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आर्थिक विकास की अवधारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है, अधिक व्यापक है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक विकास उत्पादन में वृद्धि को प्रदर्शित करता है, आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुछ नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह कर की दरों को और सरकारों द्वारा एकत्रित कर राजस्व की राशि के बीच संबंध दर्शाता है, आपका गलत है। क्या है कुछ नेटवर्क? तो इसमें प्रति व्यक्ति आय की जो वृद्धि के साथ शुरू में
आय की विषमता बढ़ती है अतः तथा अंत में आय वृद्धि के साथ आय वितरण में विषमता है वो कम होती है। आपका दूसरा करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है? कौन सा तत्व नहीं होगा? तो आपका बी आंसर हो जाएगा, स्वैच्छिक समाज सेवा। अगला क्वेश्चन है बैंक दर संदर्भ से। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बैंक दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, बैंक दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है? यह ब्याज दर है, यह वह ब्याज दर है जिसके आधार पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है। दूसरा कथन क्या है? यह वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है। तो इसमें क्या कौन सा कथन आपका गलत है? तो कथन एक आपका गलत है, दूसरा कथन आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी मुद्रा का संरक्षण, निवेश और प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा या से चालू खाता के संदर्भ में सही नहीं है? यह वस्तुएं एवं सेवाओं के आयात निर्यात को संतुलित करता है। क्या करता है? संतुलित करता है। दूसरा कथन है, इसमें केवल अदृश्य मंदों को प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा है, यह पूंजी भंडार के परिमाण में परिवर्तन को व्यक्त करता है। परिवर्तन को व्यक्त करता है। तो इसमें कथन कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, या तीनों करेक्ट हैं? तो इसमें कथन आपका हो जाएगा दूसरा और तीसरा, इसमें कथन आपका करेक्ट है, पहला आपका करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चालू खाता जो होता है, यह खाता वस्तुएं एवं सेवाओं के आयात निर्यात अथवा व्यापार संतुलन और अदृश्य मंदों का संतुलन तथा एक पक्षीय जो है वो हस्तांतरण से संबंध है। इसमें दृश्य व अदृश्य मंदों, सीमा परिवहन, पर्यटन तथा उपहार आदि का विवरण प्रदर्शित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, समिति और आयोग दिए गए हैं, एक तरफ कार्य दिए गए हैं। सर कार्य आयोग, सर कार्य आयोग किससे संबंधित था? तो सरकारिया आयोग जो है उसकी स्थापना 1983 में हुई थी। 1983 में हुई थी। ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से। गोईपोरिया समिति, गोईपोरिया समिति है बैंकिंग सुधार से। नरसिंहन समिति किससे है? तो नरसिंहन समिति की स्थापना 1991 में होती है। ये आपका वित्तीय सुधार से संबंधित है। राजा चलैया जो है वो कर सुधार से संबंधित है। राजा चलैया। गोईपुरैया की समिति की स्थापना होती है 1990 में। 1990 में। राजा चलैया की जो स्थापना होती है 1991 में होती है। चलिए तो ऑप्शन इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के जो पॉवर्टी है, निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका ही है? कौन सा कथन आपका करेक्ट है? चलिए पहला कथन है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। दूसरा कथन है सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत निर्धनता का आकलन तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। तो ऑप्शन दोनों आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, एक और दो दोनों आपके करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा आपका कथन करेक्ट है? कौन सा आपका कथन करेक्ट है? तो यह भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है, करेक्ट है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, ये आपका इनकरेक्ट है। इसकी स्थापना आपकी 1982 में हुई थी, यह ध्यान रखना है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अध्यात्म जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, अध्यासात्मक शासन प्रणाली है, के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। इसमें राष्ट्रपति एक निश्चित कार्यकाल के लिए मुख्य कार्यपालक होता है। मुख्य कार्यपालक होता है, बिल्कुल करेक्ट है। और इस प्रणाली में राष्ट्रपति आम नागरिकों में से अपने मंत्री चुनता है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किसने कहा था कि संसदीय प्रणाली से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति एक वोट से है?
तो किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त है? तो विधि के समान जो समक्ष समता है वो आपका प्राप्त है, और प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। ये दोनों, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म जन्म स्थान पर विभेद का प्रतिषेध आपको प्राप्त, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जो भारतीय विदेशियों को प्राप्त है अनुच्छेद, विदेशियों को प्राप्त हैं उसमें 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21 का, और अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 23, 24, 25, 26, 27 और 28, ये सभी अनुच्छेद विदेशियों को प्राप्त हैं। और विदेश भारतीयों को सिर्फ प्राप्त जो हैं वो 15, 16, 19, 29 और 30 भारतीयों को प्राप्त हैं। भारतीयों को 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, केवल। बाकी जितने अनुच्छेद हैं वो सब भारतीयों और विदेशियों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद एक तरफ दिए गए हैं, एक तरफ संबंधित विषय दिए। अनुच्छेद 40 में क्या है? तो इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो अनुच्छेद 40 में तो ग्राम पंचायत है, बिल्कुल करेक्ट है, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 43 बी में सहकारी समिति है, भी आपका करेक्ट है। 45 में कृषि एवं पशुपालन नहीं है। कृषि और पशुपालन आपका पड़ेगा 48 में, 48 में। 45 में पड़ता है बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, ये आपका 45 में है। 51 में आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मूल कर्तव्य नहीं है? कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो जीवन स्तर सुधारने का जो प्रयास है ये आपका मूल कर्तव्य में नहीं है। बाकी स्त्रियों के समान प्रतिकूल प्रथाओं का त्याग, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा भी आपका मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास है भी आपका मूल कर्तव्य है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद से। इसमें क्षेत्राधिकार के निम्नलिखित में कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश आते हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। बताना है कौन से इसमें आते हैं। तो आपके चारों आते हैं, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु, कर्नाटक और पुदुचेरी। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में कथन दिए गए हैं दो, और उसको बताना है कौन कथन आपका करेक्ट होगा। भारत अथवा इसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति के खतरे में पड़ने पर राष्ट्रपति इसकी घोषणा करता है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी, हाँ ये आपका करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाले जो महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। दूसरा है, इसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसमें विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। तो बताना है कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका करेक्ट हो जाएगा, केवल एक सही है, बाकी दोनों आपके असत्य हो जाएंगे। हाँ, आपातकाल की बात करी जाए, वित्तीय आपातकाल की बात करी जाए, तो अनुच्छेद आपका अनुच्छेद अनुच्छेद इसमें 360 में आता है। चलिए, अगला क्वेश्चन। एक तरफ सूचियां दी गई हैं, एक तरफ उनके विषय दिए गए हैं। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती और अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची, चलिए बताना है। तो केंद्र सूची में आपका जनगणना जो है केंद्र सूची का विषय है, और पुलिस और सार्वजनिक जो व्यवस्था है वो राज्य सूची का विषय है। अंतरिक्ष अनुसंधान ये आपका अवशिष्ट सूची का विषय है, अवशिष्ट सूची का विषय है। और जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है, अभी हमने देखा था 360 में। इसमें दो कर दिए गए हैं कथन, इसमें बताना है कौन सा आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किया जाता है, आपका करेक्ट है। धन विधेयक धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, ये भी आपका करेक्ट है, ये भी आपका करेक्ट है। दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे, दोनों आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए, अब मैथ से और रीजनिंग से क्वेश्चंस आएंगे। इसमें बताना है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या है? बहुलक जो होते हैं वो सीरीज में जो जो नंबर सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं उन्हें हम बहुलक कहते हैं, उन्हें हम बहुलक कहते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, तो 9 हमें ज्यादा बार दिख रहा है, तो 4 बार हम क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है। बाकी 7 3 बार ही दिख रहा है, बाकी सब नहीं है। चलिए, तो 9 हमारा बहुलक हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा बार प्रयुक्त होता है उसे हम बहुलक कहते हैं।
मोड कहते हैं, इंग्लिश में मोड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी में एक पद लुप्त है, नीचे दिए गए विकल्पों में सही बताना है। एक्स ए, एक्स के बाद क्या आ रहा है सी, एक्स के बाद क्या आ रहा है सी, तो एक्स में 5 जोड़ दोगे, एक्स में 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा, वाई जेड ए बी सी, 5 एक्स हो जाएगा। एक्स में 5, सी में 5 जोड़ोगे तो एच आएगा, एच में 5 जोड़ोगे एम आएगा, एम में 5 जोड़ दो आप, एम में 5 जोड़ दो, तो एम में 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा, तो आपका आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आर। ए में आप 5 जोड़ दीजिए, तो ऐसे आप पी में 5 जोड़ेंगे तो यू आएगा, और टी में 5 जोड़ेंगे तो आप टी, टी यू वी एक्स वाई, 5 जोड़ेंगे तो वाई हो जाएगा, तो आर यू वाई हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट डी। अगला क्वेश्चन है, 53 और 97 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं। 53 और 97 के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं हैं, तो इसमें कितनी होंगी आपकी 35, देख लेना 35 भाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन सी, जैसे 54, 55, 56, 57, 58, ये सभी भाज्य संख्या जो कट जाएं किसी नंबर से वो भाज्य संख्या होती हैं। जो किसी से ना कटें, जैसे प्राइम नंबर होते हैं, खुद की संख्या और एक से कटे वो भाज्य होती हैं, प्राइम नंबर होते हैं। वर्ष 2019 का कैलेंडर निम्नलिखित वर्षों में कौन से वर्ष के समान होगा। तो वर्ष 2030 और 19 के बीच में विषम दिनों की जो संख्या है वो क्या है, 11 + 3 14 है, अर्थात विषम दिन 0 है। जब विषम दिन 0 होंगे तो वही उसका समान वर्ष होगा, तो ध्यान रखना है। तो 2030 होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14 में जो विषम दिन होते हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं आपके, चलो, एक विशिष्ट कोड ये दिया है और इसको इससे लिखा जाता है, तो इसको किससे लिखा जाएगा, इसको किससे आपका लिखा जाएगा, तो इसमें क्या हो रहा है, एक में क्या हो रहा है, ऐसे माइनस हो रहे हैं, जैसे एस पी आई, ये हो गया आपका, फिर ई एल ओ, ऐसे ऐसे लिखा करा जा रहा है, ठीक, ऐसे आप कर देंगे, चार चार माइनस कर देंगे, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सी श्रृंखला में आएगी, 1 0 5 8 17 और 24। तो जीरो का स्क्वायर करके एक माइनस प्लस कर देंगे तो एक आ जाएगा, और एक का स्क्वायर करके -1 करेंगे तो जीरो आ जाएगा, फिर क्या है, दो का स्क्वायर करके +1 करेंगे तो 5 आएगा, और फिर क्या है, 3 का स्क्वायर करेंगे -1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, ऐसे ही सीरीज चल रही है। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका 37, 37 आपका 6 का स्क्वायर +1, 37 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो इसमें त्रिभुज की जो संख्या होगी आपकी वो आपकी 14 है, 14 है त्रिभुज की संख्या। ये आपके 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 3 क्या हो गया आपके 9 हो गए, ये आपका हो गया 10, 13 हो गया, ये आपका 12 हो गया, ठीक है, ये आपका 13 हो गया, ये आपका 14 हो गया, ठीक है, तो 14 हो गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका मान बताना है, इसका मान आपको बताना है, तो इसका मान आपका होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको जब हम ऊपर नीचे करेंगे तो 3 4 3 माइनस का हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ठीक, ये ध्यान रखना है। फिर इसको जब करेंगे 3 4 3 किसका आपका क्यूब होता है, तो -7 का होता है, तो -7 की पावर 3 और 3/2, 3/2 हो जाएगा, तो -7 हो जाएगा, 3 2, ये क्या हो जाएगा, एक मिनट एक मिनट, एक मिनट, हाँ वो उल्टा कर दिया तो ये तो ऐसे रहेगा भाई, 2/3 ही होगा, 2/3, तो 3 2 जाए 6 हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, 6/2 होगा तो काट देंगे आपका, ना ना 6/3 कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो -7 की पावर 2, तो आ जाएगा 49 आंसर, आंसर प्लस में रहेगा 49। चलिए अगला क्वेश्चन है, 29 का आंसर आपका रहेगा डी, ठीक, देख लीजिएगा, और 130 का आपका आंसर रहेगा, जो लेंदी होंगे वो आप सॉल्व करने की यहाँ पे जगह नहीं है, बाकी चलिए 4% होगा इसका। 131 का आपका गोरखपुर होगा, क्या होगा, तो सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं निम्नलिखित में से किस शहर में जटायु संरक्षण जो प्रजनन केंद्र है वो गोरखपुर में खोला जा रहा है, जटायु जो संरक्षण प्रजनन केंद्र है।
जटायु। गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? तो महाराजगंज में खोला जा रहा है, ध्यान रखना है। जटायु गोरखपुर में, गिद्ध आपका वहाँ महाराजगंज में। जून 2024 में यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है? तो साहित्य शहर किसको घोषित किया गया है? तो ऑप्शन बी कोझीकोड केरल को। मार्च 2024 में भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो किसे प्रदान किया गया है? डुक ग्याल्पो किसे प्रदान किया गया है? तो भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी को। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किसे देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक के 9वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया है? तो आपका हो जाएगा अल्जीरिया। अगला है, टीके के नाम दिए गए हैं, एक तरफ संबंधित रोग दिए गए हैं। चलिए साइंस से क्वेश्चन है, साइंस से क्वेश्चन है। चलिए, तो इसमें क्या है टीका? तो डेंगू, डेंगू का कौन सा टीका है? तो 10 मई 2024 को WHO ने डेंगू ने एक नए टीके का वो अपनी योग्यता जो सूची में शामिल किया है। इस टीके का नाम है क्यूडेंगा। तो आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मलेरिया का R21 मैट्रिक्स यह पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। फिलहाल, फिलहाल क्या है आपका? फिलहाल जो है ये हैजा के लिए है, आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये आपका हैजा के लिए है। और यूवी कॉल किसके लिए है? यूवी कॉल, यूवी कॉल है भी हैजा के लिए है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 करेक्ट हैं बाकी। किल हॉल आपका हैजा है, यूवी कॉल 5 हैजा है, और ये आपका मलेरिया है R21 मेडिसिन, और क्यू डेंगा आपका डेंगू का है। महत्वपूर्ण दिवस और दिनांक दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, राष्ट्रीय सॉरी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस बताया गया है तो 18 दिसंबर, राष्ट्रीय 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि गांधी जी के आने पर। विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 6 जुलाई को, और विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 9वें आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 में निम्नलिखित किसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया? किसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया? तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर जो महत्वपूर्ण पुस्तक हैं और लेखक हैं, महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक। मोदी द चैलेंज ऑफ 24 किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो मिनहाज मर्चेंट। 11 रूल्स फॉर लाइफ, तो चेतन भगत। द योग सूत्रार्थ फॉर चिल्ड्रेन, रूपा पाई। और नए भारत का सामवेद नरेंद्र मोदी। तो इसमें करेक्ट कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका आयोजन नासिक में किया गया, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। तो आपका दोनों करेक्ट है। जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है इसका आयोजन नासिक में किया गया था, उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। लास्ट क्वेश्चन है, 66वां 66 नंबर का रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है 2024 किसको प्रदान किया गया है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया है? तो फुक्सो कर्मा, गुएन डी नोक फुआंग और फरहान फरविजा, ये तीनों लोगों को, उपयुक्त तीनों, और टोटल 5 लोगों को दिया गया था। कौन कौन से थे? इसमें 3 लोग तो हो गए। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड के हैं, मियाजाकी हायाओ ये आपके जापान के हैं, विश्वकर्मा भूटान के हैं, गुएन थी नोक फुकांग वियतनाम के हैं, और फरहाज इंडोनेशिया के। फरहाज जो है इंडोनेशिया से संबंधित हैं। चलिए, हमारे 140 क्वेश्चंस जो हैं जीएस के वो कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ के इसकी पीडीएफ, टेलीग्राम पे हमारी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, पीडीएफ मिल जाएगी। वहां से आप एक्सप्लेनेशन सहित आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाईलिंगुअल इंग्लिश भी डाउनलोड कर सकते हैं और हिंदी की भी डाउनलोड कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन, ध्यान रखना। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।